Good morning, everyone. Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And the topic for today that we are going to cover is 35 rules of cash flow. Cash flow 35 rules. First of all, I want to acknowledge you that you are here live with me. अच्छा, ऐसा है कि आज लगता है कुछ स्पेशल है कि कुछ कैश फ्लो के रूल जब हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है कैश फ्लो के रूल एप्लीकेबल करने में. नाउ व्हाट इज दैट डिले? इस डिले को ना मैं एक टेक्निकल एस्पेक्ट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन बताऊंगा, बट आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर द कमिटमेंट. You are here. So welcome Ravinder Patil ji, Srinivas Tripathi ji, Sanjay Narwal ji, Lalit ji, and so many participants. Yes, we are just started. We are just starting, and you and me are exactly right on the time because we are starting now and the life is right now. कैश फ्लो के रूल की आओ जरा बात करते हैं. लेट अस टॉक और बात करते हैं. देखो, कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए, कैश रिच बिजनेस को रन करने के लिए, now we need to have certain rules applicable in our company. Cash flow rules. The game is always played with the rules. Business is a number game. Business is a number game. And let's create the rule of that game. अब हो क्या रहा है, हम पैशन के साथ में बिजनेस तो कर रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, पूरे पैशन के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड के ऐसे रूल हैं शायद हमारी अवेयरनेस के अंदर नहीं है. अगर वो हमारी अवेयरनेस के अंदर है, हमें उतनी डिटेल में उसकी इंपॉर्टेंस का और उसकी रिलेवेंस का नहीं पता, हम उस रूल को ब्रेक कर देते हैं. या रूल हमारी अवेयरनेस में है, हम उसको लाइटली लेके ब्रेक करते हैं या नहीं करते, बट हो सकता है कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है हमारी कंपनी के अंदर. कैश फ्लो के वो कौन से रूल हैं जो हमेशा हमारी कंपनी को कैश रिच रखेंगे, वो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं. हाउ हैव आई क्रिएटेड दिस? आई हैव क्रिएटेड दिस based upon my real practical experience with those successful business entrepreneur and the businesses and the results these rules are getting present. आज मैं आपको फिल्टर करके वो साइंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, so that you won't have to waste your valuable lifetime in trial and error. आप इन 35 रूल्स को देखो, इन 35 रूल को देखो, इसको समझो, इसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर दो. You are a cash rich and a profitable business. Okay, now we'll not take much time between you and today's topic, and let's directly go to the rule. Rule number 1, that you are creating in your company, we receive advance payment. You say yes. देखो, रूल तो यही कहता है, रूल बुक ये कह रही है कि कैश रिच बिजनेस वो है जिसकी रूल बुक के अंदर बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि वी रिसीव एडवांस पेमेंट. मेरा क्लाइंट है केमिकल के बिजनेस के अंदर, 6 महीने के बाद उनकी पेमेंट आती है. बहुत परेशान, बहुत परेशान. क्या करें? उस ट्रेड के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर पूरी जान लगा दी, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन एडवांस पेमेंट का तो मतलब ही नहीं है. गुड सप्लाई करो और पेमेंट आ जाए, उतनी ही बहुत बड़ी बात है. केमिकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं. क्या किया? नंबर 1, बिजनेस ओनर है, कुछ भी सोच सकते हैं. somehow he manage, और अपने बिजनेस के साथ साथ ना उसने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस भी ओपन कर दिया. प्योरली इस पॉइंट के अंदर कि यार रेस्टोरेंट के अंदर ना एडवांस में पैसे आते हैं, मतलब कहीं से आया होगा थॉट उसको, उसने अपने रनिंग बिजनेस के साथ में रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर दिया. आज उसकी मल्टीपल चेन ऑफ रेस्टोरेंट चल रही है, मल्टीपल चेन ऑफ रेस्टोरेंट चल रही है, क्योंकि उसका पैशन तो था ही था,
एडवांस पेमेंट रिसीव उसको कहीं ना कहीं से आइडिया आया होगा, तो उसने उसकी कैश फ्लो की एक यूनिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। अब आप कह रहे हो कि क्या मतलब जुम्मन हम बिजनेस ही चेंज कर दें? हम मतलब हम अपना बिजनेस ही चेंज कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप व्हीकल कोई सा भी चूज करें ना, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप विच एवर बिजनेस यू आर डूइंग, रूल क्या कह रहा है कैश रिच बिजनेस का, कि अगर एडवांस पेमेंट है यानी कि पैसे पहले आ गए, उसके बाद आपने उस फंड को मैनेज किया, तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। तो आप कहोगे एडवांस पेमेंट रिसीव कैसे करें? देखो ऐसा है, मैंने ना एक सेशन और रन किया था आपके साथ में, वो आपको दिखाना, आपको ध्यान होगा इस सेशन के बारे में। लेट मी शो यू द सेशन। वो था एडवांस पेमेंट आती किस तरह से है। आपको याद है जीएससी ऑनलाइन के अंदर रिसेंटली हमने वो सेशन किया था। लेट मी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर सेशन। एक बार जीएससी ऑनलाइन पे जाते हैं, मैंने टाइप किया gsconline.in और उसके बाद लॉगिन करने के बाद अपनी रजिस्टर्ड आईडी से मैं गया हूँ जीएससी के पोर्टल के ऊपर। तो जो 5 AM का एक सेशन हमने कवर किया था, लेट मी क्विकली टेक यू टू द टैब ऑफ इंडेक्स of 5 AM मास्टर क्लास। First one is the home, second one is the index and third one is the 5 AM master class। तो यहाँ पर ये सेशन है ना 27 मार्च 2021 को, हाउ टू गेट एडवांस पेमेंट, प्री रिक्विजिट एंड स्ट्रेटजीज टू गेट एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। मैंने बहुत डिटेल में 90 मिनट इनफैक्ट 60 मिनट मैंने बात की है वेरियस स्ट्रेटजी की, एडवांस पेमेंट किस तरह से रिसीव करें। आप इस सेशन को ना एक बार जरूर जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा हुआ तो। अगर आपने देखा हुआ है वेल एंड गुड, फिर तो आप मेरी इस बात से अलाइन कर रहे हैं कि ना केवल एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर पॉसिबल है एडवांस पेमेंट को रिसीव करना, बल्कि अगर आपको लगता है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है और इस तरह से निश क्रिएट करनी है, रूल तो रूल ही रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब देखो क्या है, वी पे एज पर पेमेंट टर्म्स 30 to 90 days एवरी वीक, फोर्टनाइट, मंथ। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके ना रूल डिफाइंड है, आपको पता है। ये 35 की बात करने वाला हूं। आप क्या कह रहे हो कि हम जो पे करते हैं ना, रिसीव कर रहे हो एडवांस में, पे कर रहे हो पेमेंट टर्म्स के हिसाब से, यानी कि वो पेमेंट टर्म भी कितनी है 30 days to 90 days की, और जब पे करना है वो एक पर्टिकुलर डे को पे करना है, यानी कि हर 15 दिनों में एक बार पेमेंट करनी है आपने। मंडे का दिन डिसाइड कर लिया, तो सेकंड मंडे ऑफ एवरी मंथ आप पेमेंट कर रहे हो। या अगर आप एवरी वीक पे करते हो तो हर मंडे पे करना है। ऐसा नहीं है कि महीने में 10-10 बार, 15-15 बार, कई जगह तो डेली बेसिस के ऊपर पेमेंट हो रही है। तो सारा ध्यान अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहां पर है कि वो पेमेंट की डिमांड आ गई है, उसको पे करना है। दूसरा, जो पेमेंट टर्म्स हम जो बाय कर रहे हैं वो 30 to 90 डेज की पेमेंट टर्म के ऊपर कर रहे हैं। कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं हम एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन। कैश रिजर्व तभी क्रिएट होता है जब हम कलेक्शन के टाइम के ऊपर उसका एक परसेंटेज सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर मेंशन कर दें। आपको मैं सक्सेस स्टोरी बताता हूं। मेरा एक क्लाइंट है, बहुत परेशान था, ओडीसीसी चल रही है, टर्म लोन चल रहा है, कहता है कि जगमोहन बिजनेस के अंदर लॉस है, बिजनेस के अंदर लॉस है, ओडीसीसी चल रही है, टर्म लोन चल रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन कैश रिजर्व क्रिएट करो। कैसे करूं यार, वो तो एक बार पैसे साइड पे करूंगा, फिर वेंडर को पेमेंट करने के लिए मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, वेंडर को पेमेंट करने के लिए फिर पैसे निकालने पड़ेंगे। ये तो एक मिथ है। मैंने उसको बोला एक ना साइकिल क्रिएट करते हैं 6 महीने का, आ जाओ साइकिल क्रिएट करते हैं, और जो कैश रिजर्व को इस्तेमाल करना है ना, उसके आप इंटरनली रूल तैयार कर लो, क्योंकि बिजनेस एक नंबर गेम है। कैश रिजर्व कहां कहां पर इस्तेमाल हो सकता है, कहते बताओ कहां हो सकता है। मैंने कहा कैश रिजर्व इस्तेमाल होगा आपकी एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। कैश रिजर्व आपके बिजनेस में पैसे न्यू, आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट भी हो सकता है मोर इनकम अर्न करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है, तो पैसा बाहर देने की जगह आपने खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। लेकिन पता होना चाहिए ये आपने सेपरेट अकाउंट किया, सेम बिजनेस के अंदर ही सेपरेट अकाउंट है, बिजनेस से बाहर निकालेंगे तो डिविडेंड टैक्स लगेगा ना।
बाहर थोड़ी निकाल रहे हैं। उसी कंपनी का एक करंट अकाउंट है, उसी कंपनी का एक सेपरेट अकाउंट है, या उसी कंपनी का ओडीसीसी स्प्लिट अकाउंट है, वहां पर कैश रिजर्व निकला और उसको एक बार बाहर निकाला, एक बार फिर बिजनेस के अंदर डाला। बट एज पर द रूल, जैसे बिल्कुल सही बताया चैट बॉक्स के अंदर ललित शर्मा जी ने, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आपने, वहां पर इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार कैश रिजर्व आया तो हैबिट कल्चर क्रिएट हो गया। उसकी वजह से हमेशा बिजनेस में एक्सपेंशन आने ही वाली है। उसको हम प्रॉफिट अकाउंट भी कह देते हैं। नहीं कर रहे, अच्छा पता होने के बावजूद भी नहीं कर रहे, क्या करें? कैश रिजर्व में एज ए परसेंटेज ट्रांसफर करना शुरू करो। अरे बिजनेस को तो वैसे भी मैनेज कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अपने टर्म लोन को, अपने ओडीसीसी के इंटरेस्ट को, इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो प्लस माइनस है, पेमेंट जब कम आती है तब भी तो मैनेज कर ही रहे हो ना। तो वेंडर के ऊपर थोड़ा दबाव क्रिएट हो रहा है, तो आप न्यू वेंडर डेवलपमेंट कर रहे हो। कैश रिजर्व एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन करना ही करना है। ये कौन कहता है? ये हमारा कैश फ्लो का रूल कहता है। एक बार मैं गो थ्रू करता हूं सारे के सारे 35 रूल्स को, फिर उसके बाद आप देखना कि कौन से रूल आपकी कंपनी के अंदर एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, कौन इंप्लीमेंट कर रहे हो, कौन से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर नहीं तो क्यों नहीं, मेरे से 1 to 1 करो, मेरे से 1 to 1 करो, या अभी चैट बॉक्स के अंदर जो भी कंसर्न आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, whatever whatever the aspect coming in your mind, आप चैट बॉक्स में शेयर कर दो, मुझसे 1 to 1 में शेयर कर लेना, अभी क्वेश्चन पूछ लो, डू whatever। ये 35 रूल ना एज इट इज इम्प्लीमेंटेड है आपकी कंपनी के अंदर। अगर नहीं तो क्यों नहीं? अब आपको जवाब देना है इसका, आपको पूरा का पूरा जवाब देना है। नहीं तो क्वेश्चन पूछो भाई, मुझसे क्वेश्चन पूछो ना कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा। तो अपने कैश फ्लो कोच को अपने साथ रखो और पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट करना। नितिन जैन जी कह रहे हैं कि कैश रिजर्व इज डूइंग वंडर विद अस, इट्स जस्ट अ हैबिट। एब्सोल्युटली राइट, ये ना हैबिट है। जैसे विनिंग की हैबिट होती है ना, सुबह जल्दी उठने की हैबिट होती है, पार्क में जाने की हैबिट होती है, टाइमली पेमेंट वेंडर को करने की एक हैबिट होती है, हम डिले नहीं करते। उसी तरीके से कैश रिजर्व क्रिएट करना भी एक बिजनेस की बहुत पावरफुल और अमेजिंग हैबिट है, जो बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? आपका रूल बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंटेड है, कैश फ्लो मॉडल इज इंप्लीमेंटेड इन अवर कंपनी, वी फॉलो इट रिलीजियसली। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो का मॉडल आपने इंप्लीमेंट कर लिया। कैश फ्लो मॉडल जो जेएसए ऑनलाइन के अंदर ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल में दिया हुआ है। कैश फ्लो मॉडल से आपको पता है कि जो मेरे पास इनफ्लो आ गया, उसका एक परसेंटेज ट्रांसफर हो गया मेरा रिजर्व के अंदर, और बाकी जो पैसा बचा है उसमें सबसे पहले पेमेंट हो रही है इसेंशियल्स की, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, वो इसेंशियल की पेमेंट हो गई। उसके बाद पेमेंट हो रही है प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी की पेमेंट हो गई। उसके बाद पेमेंट हो रही है पेबल की, पेबल की कैसे? वेंडर जिससे हम बाय करते हैं, फीफो बेसिस के ऊपर सबसे पुराना बिल सबसे पहले पे होगा, तो ये पे कर दिया। तो कैश फ्लो मॉडल क्या पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेड है हमारी कंपनी के अंदर? नहीं तो क्यों नहीं, कर दो। उसके अलावा कैश फ्लो मॉडल आपको फ्यूचर में देखने के बारे में भी तो बता रहा है। कैश फ्लो मॉडल एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। आजकल तो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए हैं। अर्थ के ऊपर एक ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि आप यूनिवर्स को देख सकते हो। छोटे टेलीस्कोप से गैलीलियो ने तो काफी कुछ देख लिया, तो ये टेलीस्कोप जो आपको बताता है, दूर की चीजों को पास दिखाता है। कैश फ्लो मॉडल तो आपको भविष्य दिखाता है प्रेजेंट के अंदर। कैश फ्लो मॉडल आपको फ्यूचर दिखा देता है प्रेजेंट के अंदर ही। इसलिए आपने क्या फॉलो करना है? कैश फ्लो मॉडल। मिस्टर एस पट्टी कह रहे हैं, आफ्टर टेकिंग आउट मनी इन कैश रिजर्व, once again need comes and we are withdrawing, it is not solving our problem। मिस्टर पट्टी, जब आप उसमें से विड्रा कर रहे हैं तो उसको आप उन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए आपने प्रॉमिस लिया था कि मैं इन पर्पस के लिए कैश रिजर्व को हल करूंगा। रूटीन की चीजों को मैनेज करना है तो कस्टमर से ही पैसे आने चाहिए। सैलरी पे करनी है, कैश रिजर्व इस्तेमाल में नहीं कर रहा। बिजली का बिल पे करना है, कैश रिजर्व इस्तेमाल नहीं कर रहा। एनी रूटीन एक्सपेंडिचर विच वी नीड टू पे, हम कैश रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वेंडर को पेमेंट करनी है तो मैं कैश रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अरे
अगर वहां पे कैश रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जगमून प्रेशर आएगा, मेरा बिजनेस तो सस्टेन और सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मैं कैसे मैनेज करूं? आओ तो सही खेल के अंदर, मुझे उस सिचुएशन में मिस्टर पट्टी साहब लाके तो बताओ बिजनेस को, मेरे से 1-to-1 सेशन करो ना, मेरे से 1-to-1 सेशन करो और बताओ कि इस सिचुएशन में फंस गया हूं, बताओ जगमोहन ये मेरे पास कैश रिजर्व पड़ा है और ये मुझे पेबल की पेमेंट करनी है, बताओ इसको तोड़ू कि ना तोड़ू, इस रिजर्व को खत्म कर दूं कि ना कर दूं, खत्म कर दूं। आपको कैश रिजर्व को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि समुंदर के अंदर चले गए आप, समुंदर के अंदर चले गए, आपके पास 2 सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है। बड़ा सिलेंडर आपका रेगुलर कैश फ्लो है, छोटा सिलेंडर आपका कैश रिजर्व अकाउंट है। अब मुझे बताओ कि जब आप समुंदर के नीचे चले जा चुके हो तो हर घड़ी हर बार छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर को इस्तेमाल कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। किसी रूल के हिसाब से करोगे, प्लानिंग के हिसाब से करोगे। कोच ने आपको बता दिया होगा, जिसने आपको स्विमिंग समुंदर के नीचे डीप डाइव करनी सिखाई है, कि किन किन सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करना है। क्या उन सिचुएशन में करोगे कि हमेशा करोगे? हम उन रूल को तो फॉलो कर नहीं रहे, हम बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को, पूरे 35 के 35 रूल को कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। देखो दिक्कत कहां पर होती है कि जहां पर हम आइसोलेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आइसोलेशन का काम कर रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर तो इंप्लीमेंट किया नहीं, पूरा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया नहीं। मिस्टर पट्टी ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बिजनेस मॉडल के अंदर ही छेद है, बिजनेस मॉडल के अंदर ही छेद है। अगर उस मॉडल के अंदर ही छेद है तो इस बिजनेस के अंदर कितना भी पैसा डाल दो, कितना भी पैसा डाल दो, ये तो एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल कुछ भी नहीं छोड़ता। तो बिजनेस के लिए अगर आपने बिजनेस की ट्यूनिंग गलत सेट कर दी ना, ये सारे पैसे खा जाएगा आपके। एक तरफ आपको प्रॉफिट नजर आएगा कि बिजनेस बढ़ रहा है, 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 इतना बड़ा हो रहा है, द बिजनेस इज राइजिंग, द बिजनेस इज बिकमिंग बिग, and you are able to see that yes there are profit, you are getting very big deals in the business, but that is a very dangerous stage, that is a cash starving business, हमेशा पैसे की डिमांड कर रहा है और वो खुद में इतना बड़ा होता चला जा रहा है और एक दिन फट जाता है। तो हमें इस बारे में भी टेक केयर करना है ना कि क्या मुझे मेरा कैश रिजर्व क्रिएट करने के बाद उसमें सस्टेन भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कहीं हम ब्लाइंड रन के अंदर तो नहीं दौड़ रहे बिजनेस के अंदर, ये ब्लाइंड रन बड़ा खतरनाक है। बिना खाए बिना पिए दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं और बिजनेस भी मिराज की तरह बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो कैश स्टार्व कर रहा है। बिजनेस में से हम सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और लोन का फिक्स अमाउंट नहीं निकाल रहे। बिजनेस में से हमारा बिजनेस खुद कैश जनरेट करके हमें नहीं दे रहा, मांगता चला जा रहा है। उस सिचुएशन में हम कभी भी कैश रिजर्व को सस्टेन कर ही नहीं पाते। तो बिजनेस मॉडल पे वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट है। सोचो, बहुत डीप मैंने बात आपसे बोली है। रूल नंबर 5, वी बाय एज पर परचेज ऑर्डर सिस्टम। हमारी कंपनी में जो परचेज ऑर्डर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बाय करते हैं कि किस पेमेंट टर्म पे, किस लिमिट पे कौन सी आइटम बाय करनी है। तो वो अप्रूवल हमारे यहां से हो गया, उसकी बाद में इनवॉइस आने पर पेमेंट होगी, बाद में इनवॉइस आने पर पेमेंट होगी और वो पेमेंट होगी एज पर द टर्म्स ऑफ द परचेज ऑर्डर। कर दिया। और सेल कैसे करना है? सेल ऑर्डर सिस्टम पे। हमारे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि जब भी कस्टमर का कोई ऑर्डर आया हमने उसको सेल्स ऑर्डर बुक में नोट किया और अकॉर्डिंगली डिस्पैच की प्लानिंग की। सेल्स ऑर्डर सिस्टम आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपडेटेड है कि इतने डिस्पैच हो चुके हैं, इतने डिस्पैच होने हैं, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज के केस के अंदर भी कि ये हमने डिलीवर करना है। एक ऑर्डर बुक तो होनी चाहिए ना, नहीं तो अंधाधुंध बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और बस सेलिंग के अंदर लगे हुए हैं। सेल्स ऑर्डर सिस्टम एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जो कि आपको बताता है कि क्या इनवॉइस हो गया है, क्या इनवॉइस होना बाकी है, जिसके बेसिस पे आप एंटीसिपेट करते हो अपने कैश फ्लो को। वो सिस्टम मिसिंग है तो वो स्ट्रगल है बिजनेस के अंदर। अच्छा, सैलरी ना पे करनी है एक फिक्स डे को, डिसाइड कर लो। हर महीने की 7 तारीख को सैलरी पे करेंगे, 2 तारीख को पे करेंगे,
10 तारीख को पे करेंगे, जो डिक्लेयर कर दिया सो कर दिया, उस डेट को करनी है। क्योंकि देखो जैसे आपने सैलरी पे की तो आपके जितने भी एम्प्लॉई है ना, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी और परिवार चल रहा होता है सैलरी। सैलरी सिर्फ सैलरी नहीं है, आपके लिए सैलरी हो सकता है डिले हो गई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, लेकिन सैलरी ना एक लाइफ लाइन है। सैलरी एक लाइफ लाइन है। जितने भी एम्प्लॉई आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको एक फिक्स डेट को ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। आपको नहीं चाहिए कैश रिजर्व, उनको नहीं चाहिए सैलरी, हमेशा एक फिक्स डे पे ट्रांसफर करनी ही करनी है। बनेगी कैसे? हम क्या कहते हैं, सैलरी बन रही है, सैलरी चेक हो रही है, सैलरी देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, सैलरी जो है ना सॉफ्टवेयर से बनानी है। सॉफ्टवेयर से एक सॉफ्टवेयर लो जिसके अंदर ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक के द्वारा उनकी अटेंडेंस कैप्चर हो जाती है, कब आए कब गए। अगर फिजिकली आपके ऑफिस के अंदर आते हैं तो वहां बायोमेट्रिक लगा हुआ है, अगर फील्ड पे भी रहते हैं तो भी फील्ड के अंदर भी पंच इन पंच आउट का एस्पेक्ट रहता है। मोबाइल के अंदर ऐप आती है, एक सॉफ्टवेयर है के का एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, हमारी कंपनी भी यूज कर रही है। तो उस केस के अंदर आप देखो पूरी की पूरी सैलरी जो फिक्स डे पे होनी है, कैलकुलेट भी ऑटोमेटेड हो रही है। तो जो कैलकुलेट हुई वो तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। किसी की कोई फर्दर कोई कहता है कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया, इसको प्लस करना है, अप्रूवल करना है, उसके लिए सेकंड लॉट भी निकल सकता है। लेकिन आप किसी दूसरे की सैलरी, पहले की सैलरी की कैलकुलेशन डिले के अंदर वो कागज काले पीले करते हुए डिले नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैलकुलेट होकर उसको वेरीफाई करने के बाद उसको ट्रांसफर करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है माय डियर फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कैश फ्लो का, इसको नोट कर लो, फॉलो कर लो। कैश रिच बिजनेस की निशानी है, पहचान है ये। नो सैलरी एडवांस, नो सैलरी एडवांस इज पेड बाय कंपनी। नहीं देते हम एडवांस सैलरी का, क्यों? नहीं देते। आपकी कंपनी सैलरी एडवांस नहीं देती। क्यों नहीं देती? ये तो गलत हो जाएगा। एम्प्लॉइज के साथ में कोई गलत नहीं होगा। आप बैंक के अंदर, ऐसे बैंक के अंदर हर एक एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट खोलो। आजकल ना बैंक अकाउंट भी ओडीसीसी लिमिट प्रोवाइड करते हैं, 1 महीने की सैलरी के बराबर का। कुछ बैंक तो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देते हैं अगर आप सभी एम्प्लॉइज का बैंक में अकाउंट खोलेंगे। जैसे हमने खोला एचडीएफसी बैंक के अंदर, कितनी बढ़िया सर्विस है। सभी एम्प्लॉइज का हमने अकाउंट खोल दिया। अब उनको जब पैसे ट्रांसफर होने, फिक्स डे को खड़क ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया और उनके अकाउंट में पैसे आ गए। और उनको कभी एडवांस की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो भी मर्जी बाय कर ले, सैलरी अकाउंट में सैलरी फिक्स टाइम पर आएगी, वो पेमेंट हो जाएगी। उसके अलावा उनको ओवर विड्रा करना होता है, वो भी फैसिलिटी मिल जाती है। वो एम्प्लॉय करे ना करे, उसके ऊपर हम उनको रेगुलरली एजुकेशन प्रोवाइड करते रहे, राइट पॉलिसी प्रोवाइड करते रहे, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में ना फंस जाए, वो ओडीसीसी के ट्रैप में ना फंस जाए। बट फॉर योर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, सैलरी एडवांस नहीं देना। नुकसान क्या है? सैलरी एडवांस देने का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि 2 बार ये एक्टिविटीज होती है आपकी कंपनी के अंदर, तो सारा महीना लगता है सैलरी चलती जा रही है। कभी एडवांस दे दिया, फिर सैलरी दे दी, फिर एडवांस को सैलरी से एडजस्ट कर रहे हैं, फिर प्लस माइनस हो गया, फिर एडवांस दिया हुआ है, सैलरी से एडजस्ट करना भूल गए, वो छोड़कर चला गया, वो रह गया, वो कर गया। दुनिया जहान के झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर लगाओ, उसके हिसाब से एक फिक्स्ड डे को उसको सैलरी पे करो। और आपके एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए, द वे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, उसी तरीके से आपकी कंपनी में एक फिक्स डे को सैलरी मिलती है। अब एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉइज अपनी कमेटियां डाल सकते हैं, हम सबने डाली होती है, अपनी कमेटियां डाल सकते हैं, चिट फंड डाल सकते हैं, पर्सनली मतलब अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, सब से आने हैं। 5-7 एम्प्लॉय का अपना ग्रुप बना होता है, वो आपस में मैनेज कर लेते हैं। जब किसी को फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो आउटसाइड द कंपनी अपने फंड की रिक्वायरमेंट को मैनेज कर ही लेते हैं, चाहे कमेटी से, चाहे चिट फंड से, चाहे वो अपने दोस्तों से लेके देके, क्योंकि उनको हमेशा ये बात मालूम है, कोई बात नहीं भाई, 7 तारीख को ना मेरी सैलरी आ जाएगी, उसमें से मैं आपको पे कर दूंगा। कंपनी को उनकी पर्सनल एस्पेक्ट में नहीं करना, क्योंकि बार बार सैलरी एडवांस देते हैं। अब मान लीजिए किसी को दे दिया एडवांस आपने और किसी को नहीं दिया, जिसको दे दिया वो खुश नहीं होगा, वो कहेगा ठीक है कम दिया, या दे दिया तो ठीक है, क्या किया, मैं कंपनी में काम करता हूँ, एडवांस तो मिलना ही चाहिए। किसी को नहीं दिया, जिसको नहीं दिया वो इतना सड़ा सा मुंह बना के आ जाएगा और काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी आधी रह जाएगी कि एडवांस ही नहीं दिया, एडवांस नहीं दिया, एडवांस होना चाहिए था, इतनी जरूरी थी। अब जिंदगी में फाइनेंस का
कोई भी प्रेशर आया, सुनो मेरी बात, जिंदगी में एम्प्लॉय की जिंदगी में कोई भी फाइनेंस का प्रेशर आया, वो सीधा देखता ही कंपनी की तरफ है, एडवांस दे दो, एडवांस दे दो, पैसे दे दो। अब कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन सपोर्ट करेगा? कंपनी सपोर्ट करेगी। तो कंपनी ने सपोर्ट कर दिया तो कंपनी के अंदर प्रोसीजरल इंपैक्ट क्रिएट होना शुरू कर दिया। कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया तो कंपनी के अंदर इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी का एस्पेक्ट हो गया, कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। ये बड़ी डीप बात बता रहा हूं, जितनी भी सक्सेसफुल बड़ी कंपनी है ना, वहां पर सैलरी एडवांस का स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम गलत कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपनी पूरी स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ी मेरी? पूरी स्टेटमेंट पढ़ो ना, नीचे ब्रैकेट के अंदर। सैलरी अकाउंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज ओपन्ड इन बैंक अकाउंट प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। यानी कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, उनको हर महीने की 10 तारीख को सैलरी ट्रांसफर हो जाती है। अब वही बैंक ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड भी इशू किया हुआ है कि अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो जी, कंपनी से एडवांस लेने की जरूरत ही नहीं है, बैंक ही दे रहा है। दूसरा, 1 महीने तक की सैलरी को वो ओवर विड्रा कर सकते हैं उस बैंक अकाउंट में से। तो यानी कि वो पूरी होगी ना रिक्वायरमेंट, तो हमने उनकी कर दी ना फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या कहते हो? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? Yes, my dear friend. Yes, yes, yes. That is the kind of cash flow aspect we need to apply in the company को। चीजों को ना सिंपल रखना है। आगे चलो, देखो, पेमेंट अथॉरिटी को ना एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स कर दो। पेमेंट अथॉरिटी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से ना अपनी कंपनी में एक बार बना दो। अब ये क्या होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसके लिए मैं 1 सेकंड आपको ना वो पर्टिकुलर शीट ओपन करके बताता हूँ। ये डेलीगेशन मैट्रिक्स क्या होती है, ये डेलीगेशन मैट्रिक्स दिखा देता हूँ मैं। डेलीगेशन मैट्रिक्स जिसके अंदर ओके, इसके लिए मुझे just a second, let me open that particular sheet and you are going to love it, you are going to like it। तो मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखाता हूँ कि पेमेंट जो करनी है ना, जो पेमेंट करनी है वो डेलीगेशन मैट्रिक्स के हिसाब से किस तरह से होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कैपिटल आइटम कौन परचेज कर सकता है, ओनर के ही साइन होंगे। 5 लाख से ऊपर की पेमेंट का परचेज ऑर्डर कौन पास करेगा, उसका एस्पेक्ट हो गया। तो एक मैं आपको डेलीगेशन की मैट्रिक्स दिखाता हूं, आप उसको देखो। उसको देखने के बाद आप उसको अप्लाई कर दो, सैंपल देखोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये मैंने, यस हियर वी गो। तो ये मैंने ओपन कर रहा हूं, ओपन करके 1 सेकंड जरा, be with me, I am opening another file which will take another 20 सेकंड। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओके, मुझे मिल गई है फाइल वो, और ये मैं ओपन कर रहा हूँ। यस 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 यस, गॉट इट। इसको मैंने प्रेजेंट पे क्लिक किया और अब मैं आपके साथ करता हूँ स्क्रीन शेयर। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। लो जी, स्क्रीन शेयर में आपको ये, कैन यू सी इट, कैन एवरीबॉडी सी दिस फाइल? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखो, मैंने आपके साथ में ये शीट शेयर किया। ये मेरी शीट विजिबल है ना सभी को? अगर विजिबल है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस, ठीक है, विजिबल है आपको। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, भाई ऐसा हुआ कि आपने कहा कि भाई कौन कौन क्या क्या करेगा। आपने कहा जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है जो नीचे कवर नहीं है तो सीईओ साइन करेगा। ये तो हो गया पेपर साइन करने वाली। पैसे की बात कर लेते हैं। देखो, ये कंपनी एग्जांपल है, वो कहते हैं कि लीज ऑन प्रॉपर्टी करनी है, इक्विपमेंट करने हैं, 25,000 तक तो फाइनेंस मैनेजर के साइन होंगे, 25,000 से ऊपर सीईओ ट्रेजरर करेगा बैंक अकाउंट के अंदर। $500 तक का है तो फाइनेंस मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर, 501 से 5,000 तक जो है सीईओ भी चाहिए, फाइनेंस मैनेजर भी चाहिए, प्रोग्राम मैनेजर भी चाहिए। 5,000 से 25,000 की पेमेंट है तो इनकी ऑथराइजेशन चाहिए परचेज ऑर्डर के ऊपर। स्टाफ को एडवांस देना है
तो सीईओ साइन करेगा, हालांकि हमारे रूल के अंदर स्टाफ एडवांस है ही नहीं। अच्छा, तो स्टाफ के खर्चे कैसे होंगे, जैसे बजट में डिफाइन किए गए हैं, तो कौन कर सकता है, मैनेजर भी कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड मेंबर के खर्चे हैं, अगर वो गुड्स 1000 रुपए तक है तो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। पेटी कैश का एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, फाइनेंस मैनेजर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीईओ और बोर्ड मेंबर करेगा। यानी कि जो परचेज ऑर्डर बन रहे हैं, जो परचेज ऑर्डर बन रहे हैं कुछ भी आउटफ्लो करने के लिए, कुछ भी आउटफ्लो करने के लिए, उसके अंदर आपने पहले से ही नेम ऑफ द पर्सन, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट करके डिफाइन कर दिया, सो दैट कि प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। भाई ठीक है, पैटी कैश बुक आपने अपने एडमिन वाले को दे दी, अब वो खर्चे कर सकते हैं अप टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट। परचेज ऑर्डर कंज्यूमेबल का आपने ऑथराइज कर दिया परचेज मैनेजर को, बनाओ और उसको ओके करो। लेकिन जो आपकी की मेन लेड एसिड आइटम है, जो कि 80% वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट या कई जगह पे ओनर ही परचेज ऑर्डर साइन करके भेजते हैं, ताकि कंट्रोल करे प्राइस के ऊपर। तो कैश फ्लो के रूल के हिसाब से क्या हमारी कंपनी के अंदर हमने एप्लीकेबल कर दिया है, क्या हमने एप्लीकेबल कर दिया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो पेमेंट अथॉरिटी जिसके अंदर आपने परचेज ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन किया है, जिन कंपनी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफाइन नहीं है, वहां बिजनेस ओनर परेशान है, आते हैं 5 लाख उनको चेक साइन करने पड़ते हैं। अब तो वो पिछले किसी पर्सन ने वेरीफाई किया है, उसको देख के बस हवा में ही खट 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 साइन कर देते हैं विदाउट चेकिंग। कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं उसका। आपने बस ऐसे ही साइन कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, कोई फायदा नहीं है उसका। इससे बेटर है कि पेमेंट अथॉरिटी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से डिफाइन करो, उससे ज्यादा बेटर कंट्रोल रहेगा। इसके अंदर ऑडिटिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत करो। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट जब ट्रांसफर हो रही है, इसको मैं रूल में डिस्कस करूंगा, उसके स्ट्रक्चर को आप मजबूत करो। तो आप एक मैट्रिक्स बना लो अपनी कंपनी के अंदर। क्रेडिट कार्ड, we use business credit card for every business expenses। बिजनेस क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि एक क्रेडिट कार्ड चाहे आपने कंपनी के नाम से इशू कराया है, डायरेक्टर को दे दिया, या डायरेक्टर के पास जो क्रेडिट कार्ड है उसके अपने नाम से, उसने सोचा कि अब ये वाला पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड मैं सिर्फ कंपनी के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो यानी कि एक क्रेडिट कार्ड जिसको आपने डेजिग्नेट कर दिया बिजनेस क्रेडिट कार्ड, उसी से ही बिजनेस के खर्चे करने हैं। ये पूरी की पूरी हैबिट अब आपकी खत्म है कि पर्सनल बिजनेस सारे के सारे मिक्स होते रहते हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, चाहे ऑनलाइन पेमेंट की, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना होता है ना, बहुत जगह पर मैंने देखा है कि हम ऑनलाइन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं, टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं। टीडीएस ना डिडक्ट होने की वजह से बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। कई बार तो ऑडिटर निकाल कर देता है ये वाली मिस्टेक, और वो पूरा का पूरा एक्सपेंस ही डिसअलाउ हो जाता है, जिसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। 3 लाख का खर्चा कर दिया, 90 लाख का गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दिया विद इंटरेस्ट। ध्यान से, बिजनेस के क्रेडिट कार्ड को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो, पूरा का पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारी कंपनी में बना रहेगा। कोई डायरेक्टर या बिजनेस ओनर, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है कंपनी का, वो ना पर्सनल क्रेडिट कार्ड मत यूज करें, जरूरत ही नहीं है पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूज करने की। भाई क्यों करना है पर्सनल क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड रखो और उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप डायरेक्टर और बिजनेस है, पर्सनल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर दो, वो एक ट्रैप है, वो एक लूप है। आप 6 जार सिस्टम फॉलो करो और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करो अपने नेसेसिटी अकाउंट में से। जिंदगी इतनी आसान रहेगी, फालतू कभी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, और आप कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कैश रिच लाइफ भी रन कर रहे हैं। नो डायरेक्टर बिजनेस ओनर ऑफ द कंपनी यूज पर्सनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करो, और 6 जार सिस्टम को फॉलो करना है आपने। तो क्रेडिट कार्ड कहां इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के लिए बिजनेस कार्ड। बैंक ओडीसीसी अकाउंट जो सैंक्शन करवाई है ना आपने, वो एज ए बैकअप प्लान करवाई है फॉर इमरजेंसी के लिए या अपॉर्चुनिटी परचेज करने के लिए, और जिसको हम क्लियर कर देते हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या बैंक ओडीसीसी होनी चाहिए, सैंक्शन करा के रख लो, बैकअप प्लान के रूप में इस्तेमाल करेंगे इमरजेंसी या अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि बिजनेस बड़ा वोलेटाइल है। बाकी क्योंकि कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए आपका बिजनेस वैसे कैश रिच है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान या बैकअप स्ट्रेटेजी के दौरान बस वहीं पर ही इस्तेमाल होना है। ऐसा नहीं है कि ओडीसीसी हमारे घर का मेहमान बन के बैठ गई है और वर्किंग कैपिटल का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, परिवार का हिस्सा बन गई है। कोई जरूरत नहीं है।
बैकअप पे रूप को रखो। बैंक ओडी मामा जी को जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे, मामा जी आएंगे, शादी में सहरा पहनाएंगे और चले जाएंगे। दैट इज द रोल ऑफ द बैंक ओडीसीसी अकाउंट। परमानेंटली मेहमान घर पे है की तरह हमें उसको बैठाना नहीं है बिजनेस के अंदर। We use टर्म लोन फॉर लॉन्ग टर्म एसेट एक्विजिशन, यानी कि ये जो टर्म लोन आता है ना, टर्म लोन आपने 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का एक लंबा लोन ले लिया जिसकी ईएमआई जाती है, उसका इस्तेमाल क्या किया था आपने, एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट क्रिएट करने के लिए किया था। यानी कि प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसके अगेंस्ट में टर्म लोन होता है। ऐसा नहीं है कि ओडीसीसी के इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने एसेट क्रिएट करते चले जाएंगे, इससे परेशानी होगी। तो जैसे मिस्टर एस पटी जी कह रहे हैं कि कैन वी इन्वेस्ट कैश रिजर्व इन म्यूचुअल फंड फॉर बेटर रिटर्न? एब्सोल्युटली यस। कैश रिजर्व को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो आपकी वेल्थ मैनेजमेंट का हिस्सा है। यस, वेलकम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको लिक्विड फंड के अंदर रख सकते हो, अगर बार बार उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। एफडी में रखो, लिक्विड फंड के अंदर रखो, और शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट के अंदर भी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने अपने मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। यस, बैंक फैसिलिटी जैसे कि बैंक गारंटी, पैकिंग क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग जो बैंक देता है हमें, हम बहुत से बिजनेस ओनर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। बट यूज एज पर द बिजनेस प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बड़ा डीप है, मैं क्या कह रहा हूं, बैंकों की जो भी फैसिलिटी है ना, बैंक की गारंटी है, पैकिंग क्रेडिट है, बिल डिस्काउंटिंग है, और जाने कितनी सारी ऑफर स्कीम बेनिफिट बैंक देते रहते हैं, हमने वो इसलिए नहीं ले लेना क्योंकि बैंक दे रहा है, हमने इसलिए लेना है क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान की भी ये रिक्वायरमेंट है। आप एक्सपोर्ट करते हो, आपको पैकिंग रेट मिलता है 3% 4% के ऊपर, ले लो। बट क्या उतना मेरा एक्सपोर्ट है भी? क्या ऐसा तो नहीं कि हम फर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैकिंग का रेट का हम करें सस्ता मिल रहा है तो बैंकों की पैकिंग रेट को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टियां ही बना लो? नहीं, बिजनेस प्लान के हिसाब से। माय डियर फ्रेंड, वी लुक इनटू द बिजनेस। बिजनेस इज अ नंबर गेम एंड लेट अस प्ले द गेम एज पर द रूल। बिजनेस प्लान आपका बहुत सॉलिडली तैयार होना चाहिए, जिसको आप मंथली बेसिस पे रिव्यू करते रहते हैं। 4 बैंक अकाउंट, 4 बैंक अकाउंट ऑपरेशन के अंदर है आपकी कंपनी के अंदर। 4 बैंक अकाउंट होने से फायदा क्या होता है? एक होता है फिजिकल कंट्रोल, जैसे आपने देखा ना इन्वेंट्री, जब आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल भी रहता है। हालांकि आप अकाउंटिंग कंट्रोल रखते हैं, उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा कंट्रोल रहता है, क्या मटेरियल खरीदा, कितना बॉम है, कितना रह गया, क्या उसकी कंजम्पशन रेशियो आ रही है। लेकिन फिजिकली भी तो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, फिजिकली भी तो स्टोर के अंदर है, फिजिकली भी तो आपने स्टॉक को हाउस किया है। उसी तरीके से बैंक अकाउंट जब आप 4 ओपन करते हो ना, तो मनी के ऊपर फिजिकल कंट्रोल आता है। वो कैसे? इनफ्लो अकाउंट के अंदर सिर्फ पैसा होता ही है, उसका पासवर्ड आपके पास है। एक्सपेंस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर ही तब होते हैं जब पे करने होते हैं। पेबल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ही तब होते हैं जब पे करने होते हैं। और वो पैसा जो आपको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना है, आपने फिजिकली कंट्रोल करके उसको कैश रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो 4 बैंक अकाउंट ना इस तरह से मैथमेटिकली और साइंटिफिकली काम करता है। दिस इज द रीजन वी से कि आप ना 4 बैंक अकाउंट ओपन करो। 4 बैंक अकाउंट ओपन करने से जो आपका वो क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन था कि वेयर इज माई प्रॉफिट, वेयर इज माई प्रॉफिट, वो काली बिल्ली कहाँ है, वेयर इज माई ब्लैक कैट, योर ब्लैक कैट, योर प्रॉफिट इज इन योर cash reserve account and you can physically watch it, invest it and look at it. Mr. Patel is saying, can we use LC term for overseas vendor payment? LC will be taken on our property. सर बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इसको रूल के रूप में बताता हूँ आपको। रूल आ रहा है इसके ऊपर, working capital management tool is reviewed every week in MIS, which is the most important cash generation tool in the business. अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसा टूल है जो पैसा पैदा करता है, जो कि कैश जनरेट करता है, जो कि मनी क्रिएट करता है, वो ऐसी साइंस क्या है? वो साइंस है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है कि क्या वर्किंग कैपिटल को आप हर हफ्ते अपनी एमआईएस के अंदर देखते हो कि वर्किंग कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी और लगा कितनी दी है और कहाँ फंसी हुई है और कहाँ से निकालनी है और उसके लिए क्या इफेक्टिव टूल करने हैं, हर हफ्ते देखना है। साल के 52 हफ्तों में देखना है उसको, हम देखते ही नहीं, वर्किंग कैपिटल को देखते ही नहीं।
It is the most important cash generation business tool, my dear friend. Working capital management tool को आपने देखना है, इस रूल को लिख लो, याद कर लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो. This is something which is required to be done by you, which is the very fundamental aspect to be done. तो विक्रम जी कह रहे हैं, प्लीज कैन यू रिपीट द नेम्स ऑफ द 4 बैंक अकाउंट. विक्रम जी 4 बैंक अकाउंटों के नाम मुझे रिपीट क्या करने हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको समझा के बताता हूं, आप नोट कर लो, देख लो, समझ लो. देखो जेएसए ऑनलाइन ना आपकी जिंदगी है. जेएसए ऑनलाइन के अंदर तो मैंने एक एक चीज को निकाल के डाला हुआ है. आप कहां पर गए, जेएसए ऑनलाइन पे गए. जेएसए ऑनलाइन पे जाने के बाद इसका जो सेकंड पेज है ना, वो सेकंड पेज है इंडेक्स का. आप करो इंडेक्स पे क्लिक. इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद ये देखो पूरा का पूरा इंडेक्स आ गया. इंडेक्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको 4 बैंक अकाउंट, FOUR 4, कंट्रोल F किया 4 बैंक. अब 4 बैंक अकाउंट के पीछे की पूरी वीडियो, 4 बैंक अकाउंट के पीछे का पूरा राइट अप मैंने दिया हुआ है. जैसे आपने राइट अप पे क्लिक किया और इसको बना दिया आपने, डाउनलोड कर दिया अपने पास. डाउनलोड कर दिया तो ये देखो 4 बैंक अकाउंट बकायदा लिखित में राइट अप के साथ में आपके पास आ गए हैं. वो कौन कौन से हैं? 4 बैंक अकाउंट आपके हैं. इनफ्लो अकाउंट, all inflow funds will be deposited in this account. Expense account, all expenses like salary, electricity, telephone and all fixed costs to be paid from this account. Payable account, all payment to vendor for goods and services will be made from this account. Cash reserve account, specified percentage of collection to be transferred to this account as cash reserve. देखो मैंने लिख के भी दे दिया. ना केवल मैंने लिख कर दे दिया है आपको, बल्कि मैं ना आपको इसकी वीडियो भी दे रहा हूं. अब करो क्लिक वीडियो. जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो एक एक चीज ना मैंने खोल खोल के बताई है, खोल के बताई है. आप इसको समझ लो, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लो. 4 bank accounts are very important to maintain a financial discipline in the business. Let me explain you what is 4 bank accounts and how it is to be maintained. See, we maintain 4 bank accounts. देखो अब आप समझ गए, कि मैंने क्या किया हुआ है. आप समझ गए विक्रम जी? आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया. यानी कि जैसे ऑनलाइन के अंदर ना कैश फ्लो का कोई एक भी एस्पेक्ट पकड़ लोगे, उसको हमने इतना खोल के बता दिया, आप समझ लो. अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को समझा दो, अपनी कंपनी में परचेज वाले को बताओ, एडमिन वाले को बताओ, सेल वाले को बताओ कि ये कैश फ्लो के रूल करते कैसे काम. जेएसए ऑनलाइन की वीडियो अपनी कंपनी में भी उनको दिखाओ, उनको बताओ कि ये कैश फ्लो का कितना ग्रेट इंपैक्ट है हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए. ये ना एक टीम वर्क है जिसके लिए करना है. तभी तो मैंने पूरा का पूरा जेएसए ऑनलाइन बनाया आपके लिए. ओके, तो अब आपका क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी, सर बैंकर नोट एग्री टू स्प्लिट अकाउंट इन 4 पार्ट, हाउ टू कन्विंस देम. सिद्धार्थ जी, बैंक को कन्विंस करने के लिए आप उनसे एक बातचीत करोगे. उस बातचीत का नाम है रिजोल्यूशन. क्या नाम है उसका? रिजोल्यूशन. ये देखो, ये मैंने आपके सामने गूगल अकाउंट खोला, आप भी खोल देना अपने मोबाइल के ऊपर. उसके बाद यहाँ पे लिखना आईटीसी लिमिटेड. ये लिखा आपने आईटीसी लिमिटेड, लिख दिया. जैसे आईटीसी लिमिटेड खोलेंगे तो आपके पास पहली कंपनी निकल के आ जाएगी आईटीसी लिमिटेड. अब आईटीसी लिमिटेड एक ही कंपनी है, लेकिन वो कई तरह के बिजनेस करती है. वो क्या क्या बिजनेस कर रही है? आईटीसी होटल जो है ना, वो होटल भी चलाई जा रहा है, वो एफएमसीजी के अंदर भी है, एफएमसीजी के अंदर भी उसकी डिवीजन है. बिंगो, आशीर्वाद, सनफीस्ट, यानी कि एफएमसीजी भी किए जा रही है, होटल भी चलाई जा रही है. इसके अलावा वो मतलब पता नहीं कितने बिजनेस खोल दिए. वो खाने पीने का कई तरह का वो पैक्ड फूड भी दे रही है. उसकी सारी की सारी वो डिवीजन है. तो आपको क्या लगता है कि आईटीसी लिमिटेड का एक ही करंट अकाउंट होगा? पहले मुझे बताओ सिद्धार्थ जी, आप मुझे बताओ यस या नो के अंदर आपको क्या लगता है कि आईटीसी लिमिटेड का एक सिंगल बैंक अकाउंट होगा जिसमें सारे होटल के कस्टमर के पैसे आते होंगे? आप कह रहे हो नहीं, एक अकाउंट तो नहीं होगा. उसका कैसे खोल दिया बैंक ने? भाई बैंक ने उसका कैसे खोल दिया, क्यों खोल दिया, एक और अकाउंट खोल दिया. एक और अकाउंट खोल दिया.
इसलिए खोल दिया क्योंकि आईटीसी लिमिटेड के अकाउंटेंट ने बैंक को अप्रोच किया कि सर मेरे ना प्रॉफिट सेंटर अलग अलग है, एक रेजोल्यूशन बनाया, रिजोल्व दैट कंपनी विल हैव अ प्रॉफिट सेंटर in which we will be doing separate activity. You are requested to open a new separate bank account for our this particular profit center. तो आपको भी बैंक को ये नहीं बोलना कि सर मेरा कैश रिजर्व अकाउंट खोल दो, बैंक बोले वो क्या होता है, मैं नहीं खोल रहा। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि एक ही बैंक में अकाउंट खोल सकता है। उसी तरीके से आप उसको ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे ना पेबल अकाउंट खोलना है, आप उसको बोलोगे कि मेरे बिजनेस के अंदर ये डिविजन्स हैं और मैं हर एक डिवीजन को एज ए प्रॉफिट सेंटर मैनेज करना चाहता हूं, ये पकड़ो रिजोल्यूशन, तो बैंक अकाउंट आपका खोल देगा। विक्रम जी कहते हैं कि शुड वी ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर जीएसटी, टीडीएस डिडक्टेड, पीएफ, ईएसआई डिडक्टेड व्हाइल पेइंग सैलरीज, दिस पॉलिसी विल इंश्योर टाइमली कंप्लायंसेस। देखो ऐसा था, जो आपने एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट किया ना, उसके अंदर आप जीएसटी, टीडीएस, सैलरी वगैरह ट्रांसफर करके वहां से पे करते हो, तो एज ए परसेंटेज कैश रिजर्व में पहले ट्रांसफर कर लेते हो, फिर राइट टाइम के ऊपर आप उसको, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट उसके लिए सेपरेट है, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, टीडीएस को पे करने के लिए। तो आपने कहा देन डबल मनी इज गोइंग आउट, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अरे नहीं नहीं नहीं, डबल मनी तो जा ही नहीं सकती ना। डबल मनी, सारा पैसा इनफ्लो में पड़ा रहता है। इनफ्लो अकाउंट आपका ओडीसीसी अकाउंट था तो ब्याज भी कम लगा उसके ऊपर, तो आप पैसे तो उसी समय ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, जब आपको एक्सपेंस पे करने हैं या जब आपको पेबल पे करना है। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली पेमेंट करते हो, जब पेमेंट करनी है उस समय पर ट्रांसफर होगा पैसा। इसलिए डबल मनी गोइंग आउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पैसा हमेशा इनफ्लो अकाउंट में पड़ा रहता है। तो आपने कहा इज इट ओके इफ होल लिमिट इज स्प्लिट इन सीसी एंड टर्म लोन, देन नो कैश रिजर्व इज मेंटेन्ड। तो यस, आप सीसी को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, जिससे कि यही तो मैंने एग्जांपल दिया उसके अंदर। ये देखो, ये जब आप मेरी वीडियो और राइटअप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली यही हमने एग्जांपल दिया। देखो 4 बैंक अकाउंट थे ना आपके, 4 बैंक अकाउंट के अंदर मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो एक बैंक अकाउंट है वो माइनस में है, इनफ्लो वाला, कैश रिजर्व अकाउंट भी माइनस के अंदर है, यानी कि -5 का बैलेंस था। तो क्या हुआ, कलेक्शन 1 करोड़ की आई, उसमें से 10 लाख रुपए आपने इसमें ट्रांसफर कर दिए। तो यानी कि पहले बैंक अकाउंट में 3 करोड़ 10 लाख आ गए, दूसरे में 0.9 आ गए, दोनों का बैलेंस माइनस है और ओवरऑल बैलेंस माइनस है। इसका मतलब है कि ब्याज लगा ही नहीं, डबल मनी की प्रॉब्लम हुई नहीं। तो -5 था ओवरऑल, एक की कलेक्शन आई, -4 रह गया, लेकिन उसको 2 अकाउंटों में अलग अलग करके हमने रखा हुआ है, पहला अकाउंट और दूसरा अकाउंट। तो 2 ओडीसीसी अकाउंट हो गए, जिसके अंदर स्प्लिट कर दिया हमने, और दूसरे वाले का नाम है कैश रिजर्व अकाउंट, पहले वाले का नाम है इनफ्लो अकाउंट। ये नामकरण हमने दिया है, यानी कि आपने दिया है। बैंक वालों को ये समझ नहीं आती, बैंक वालों को ये समझ नहीं आती कि उसको कैश रिजर्व बोलते हैं, उनको ये मालूम है प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से आप इसको खोल रहे हो। तो अब ये समस्या आपकी हल हो गई। अच्छा, मिस्टर भट्टी कह रहे हैं in HDFC we opened 3 account and we had one SB account for paying custom duty, so we managed 4 account like this. Very good creativity, आप करो विच एवर सूट्स यू, बट फिजिकल कंट्रोल के लिए 4 बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए, ताकि आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो करे और आपके वहां पर फाइनेंशियल कंट्रोल पूरी तरह से बना रहे। अब ये देखो 17 नंबर पॉइंट, सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू डायरेक्टर। यानी कि आप कंपनी के मालिक हो तो क्या ले रहे हो, सैलरी। आपकी प्रॉपर्टी कंपनी में इस्तेमाल हो रही है तो क्या ले रहे हो, रेंट ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हो। एक फिक्स्ड डे को एवरी मंथ ट्रांसफर हो जाना चाहिए आपके अकाउंट में एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखो सैलरी तो आप फिक्स डे को पे कर देते हो, जिससे सैलरी पे होती है ना, उसी दिन उसी दिन आपकी भी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट आपकी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इस डिसिप्लिन को बना लो, और आपकी नेटवर्थ क्रिएट करने में ये सबसे बड़ा कैश फ्लो का रूल है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। रोहन जी ने कहा कि क्या कोई वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो है? और बिल्कुल है जी, पूरी वीडियो है। जितने भी मैं आपको बातें बताता हूँ, जितने भी टूल बताता हूँ, वो सारे के सारे टूल ना, ये देखो यहाँ पड़े हुए हैं ना, जीएससी ऑनलाइन में सारे टूल पड़े हुए हैं। आप इंडेक्स पे गए,
इंडेक्स पे जाने के बाद कंट्रोल एफ किया, ये तो जादू की जपी है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, ये देखो इसका राइटअप भी है, फॉर्मेट भी है। वर्किंग कैपिटल का मैं आपको बताता हूँ, ये रहा वर्किंग कैपिटल, पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास वीडियो है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। 54 मिनट का वीडियो है पूरा वर्किंग कैपिटल के ऊपर। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। So I welcome each one of you for today's interesting topic, that is working capital. Working capital. This is the most interesting topic. ये मेरा बहुत फेवरेट है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना जान डाल देता है आपके काम के बिजनेस के अंदर। मैंने बताया था पिछले स्लाइड के अंदर, क्या बताया मैंने ये बताया कि वर्किंग कैपिटल ना कैश जनरेटिंग इंजन है। पैसे यहां से पैदा होते हैं वर्किंग कैपिटल में से। तो अब क्या कह रहे हैं, अमनदीप सिंह जी कह रहे हैं सर इनफ्लो इज मेन अकाउंट एंड वी हैव टू ओपन 3 सब अकाउंट। देखो सब अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती, सारे मेन अकाउंट होंगे, सारे सेपरेट इंडिपेंडेंट अकाउंट होंगे, सबका एक यूनिक नंबर होगा। वो तो आपने बोल दिया कि इस अकाउंट का इस पर्पस के इस्तेमाल करूंगा, इसका इस पर्पस के लिए करूंगा, इसका इस पर्पस के लिए करूंगा। बाकी अगर आपका बैंक सब अकाउंट खोलता है, जैसे कोटक महिंद्रा खोलता है, तो खुलवा लो। सोमदत्त जी को मेरी आवाज कम आ रही है, तो आर यू एबल टू लिसन टू माई वॉइस वेरी क्लियरली? अगर आप सबको मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है तो यस टाइप करें, लो आ रही है तो लो टाइप करें। यस सही आ रही है। तो सोमदत्त जी एक बार अपना माइक ही आप स्पीकर माइक चेक कर लो, मतलब जो भी है वो चेक कर लो। ठीक है, गॉट इट। तो अब देखो, अब बिजनेस ओनर हो ना आप, तो बिजनेस ओनर अगर आप हो तो सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और लोन फिक्स्ड डे को देना शुरू कर दो। तभी आपकी नेटवर्क क्रिएट होगी, तभी आपके जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर भी कैश रिचनेस महसूस होगी। जितना पैसा आपने लिया सैलरी रेंट इंटरेस्ट के लिए, उसको उठा के 6 जार टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया। ये कैश फ्लो का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो क्या करना है, 6 जार सिस्टम आपने इंप्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ के अंदर। नहीं करोगे 6 जार सिस्टम इंप्लीमेंट अपनी लाइफ के अंदर, तो हमेशा पैसों के लिए परेशानी रहेगी, जिंदगी के मजे नहीं आएगी। तो मिस्टर पट्टी कह रहे हैं, आई नीड टू टॉक टू यू वन टू वन फॉर फ्यू थिंग्स, काइंडली गिव मी टाइम व्हेन आई कैन कॉल यू। कभी भी कॉल करो सर, कभी भी का मतलब है कि उपासना को आप एक व्हाट्सएप कर दिया करो। नहीं, आप एक काम करो, आप सभी सुन लो, सभी सुन लो, आप ना ये काम किया करो। जब भी आपने मुझसे वन टू वन करनी है, मैंने आपको बताया ना कि जेएससी ऑनलाइन में गए, जेएससी ऑनलाइन के होम पेज पे गए, होम पेज पे जाकर ना आपका जो है आस्क योर क्वेश्चन, मैंने पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया माय डियर फ्रेंड, सारा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। तो आप मुझसे बात करना चाहते हो, वन टू वन करना चाहते हो, जेएससी ऑनलाइन पे गए, होम पेज पे गए, होम पेज पे जाके आपने आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया। कहाँ क्लिक किया, आस्क योर क्वेश्चन, जहां पे लिखा कि I want to do one-to-one session with जगमोहन सिंह। बस ये करके खड़क करके सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो मेरी प्रोसेस कोऑर्डिनेटर जो है मेरी मीटिंग आपके साथ में अलाइन करवा देगी, वो उपासना को बता देगी, उपासना इज माई ईए एंड शी विल खट 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 खड़ाक से ऑर्गेनाइज कर देगी। आपने क्या किया, आपने जेएससी ऑनलाइन पर गए, जेएससी ऑनलाइन पे जाकर आस्क योर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन डाल दिया, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो वहां पे करोगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। अब अपने मोबाइल से जीएसटी ऑनलाइन खोल के वहां डाल दिया करो। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दोपहर को खाते हुए, लंच के पहले, लंच के बाद, कभी भी जब भी मेरी याद आए, बस आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर अपना क्वेश्चन डाल दो। इतना तो करीब हूं मैं आपके, इतना करीब हूं मैं आपके, इतना करीब हूं मैं, एक्सेसिबल हूं आपको। इस सिस्टम को फॉलो करो, खटाक से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो कैश फ्लो कोच आपकी जिंदगी में आया ही इसलिए है ताकि आप कैश रिच बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करें। आ जाओ, परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस आप इशू करते हो ऑन डिमांड, टू रिसीव ऑन डिमांड, यानी कि अब आपने एडवांस पेमेंट रिसीव करनी है। कई लोग कहते हैं एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, पहले इनवॉइस दो तो हम एडवांस पेमेंट करेंगे। उस केस में इनवॉइस इशू करने की जगह परफॉर्मा इनवॉइस इशू कर दो। जीएसटी का चक्कर नहीं पड़ेगा ना। जीएसटी आपको तब पे करना है जब इनवॉइस रेज करते हो। परफॉर्मा इनवॉइस रेज किया, एडवांस पेमेंट रिसीव की, उसके बाद अपनी गुड्स एंड सर्विस की डिलीवरी के हिसाब से उसको मेन इनवॉइस को इशू कर देना है। तो परफॉर्मा इनवॉइस जब कोई मांगता है तो इसको इशू करो एडवांस पेमेंट रिसीव करने के लिए कस्टमर से, कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो।
विवेक जी थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हो मोर रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट एंड प्रिसाइज। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल मैं तैयार हूं सर आपके लिए, हमेशा तैयार हूं, हमेशा। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? इफ नो एडवांस पेमेंट, अगर आपको एडवांस पेमेंट नहीं आ रही, मैंने पहला रूल क्या कहा था? एडवांस पेमेंट रिसीव करो। चलो कोई बात नहीं, अगर एडवांस पेमेंट नहीं आ रही तो कस्टमर क्रेडिट जो आप दोगे ना, उधारी माल बेचोगे, एलसी ले लो, नहीं ले सकते, पीडीसी ले लो, नहीं मिलेगा। मिनिमम पेमेंट टर्म कर लो ऑन डिलीवरी, 7 डेज, 15 डेज, नहीं। क्रेडिट लिमिट जो सेट करोगे ना, सेल्स ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से करना। सेल ऑर्डर सिस्टम क्या कहता है? जिस पार्टी ने आपको ऑर्डर नोट कराया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सभी के लिए थोड़ी है कि 30 डेज का क्रेडिट, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई? उसकी क्रेडिबिलिटी है तो ठीक है, उसको क्रेडिट दो। उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी, आपको भी तो अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उधारी पे माल मिलता है। तो सामने वाले ने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की है कि नहीं की है? आपको कई साल लगे अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, और हमारे सेल्स वाले किसी को भी सेल कराते हैं, किसी को भी सेल कराते हैं उसी पेमेंट टर्म के ऊपर। कभी ध्यान ही नहीं दिया। सोचो मेरे दोस्तों, सोचो, ये 20 नंबर रूल ना आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके बिजनेस का लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला है। 21, कस्टमर क्रेडिट टर्म्स एंड लिमिट जो है ना, उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी डाल दो ताकि डेटर एजिंग रिपोर्ट निकल सके। हम मुंह जुबानी याद रखते हैं कि 20 दिनों में पेमेंट आ जाएगी, कब आ जाएगी ना। एजिंग रिपोर्ट निकलनी चाहिए कहाँ से? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। जब तक उसके मास्टर में डालोगे नहीं, तब तक निकलेगी कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? वी फॉलो नो एडवांस पेमेंट पॉलिसी। ये देखो, वी फॉलो नो एडवांस पेमेंट पॉलिसी। आप कह रहे हो कि ले एडवांस लो है जब देने की बारी आ रही है तो एडवांस नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक बात है, वी डिजर्व इट। आप क्यों डिजर्व करते हो? बिकॉज वी अर्न दिस क्रेडिबिलिटी, अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिबिलिटी, विद बिजनेस एथिक्स। इतने जबरदस्त आपके बिजनेस एथिक्स है, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल है, इतने लंबे समय से आप अपने बिजनेस को एक गोल्ड माइन बना चुके हो, ऑन टाइम एवरी टाइम पेमेंट करते हो, तो अब आपका ये राइट बनता है। वी फॉलो नो एडवांस पेमेंट पॉलिसी, क्योंकि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को अर्न किया है। तभी तो मैं कहता हूं, क्रेडिबिलिटी इज नॉट जस्ट अ मनी, not just a number. Credibility is something which is very big। आपके बिजनेस को कैश रिच बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और वही क्रेडिबिलिटी हमने बनाई है बिजनेस एथिक्स के द्वारा, वही क्रेडिबिलिटी बनाई है हमने अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल के द्वारा। अब आप लोग आपको उधारी पे माल देने को तैयार है, लोग आपको सस्ता माल देने के लिए तैयार है। सही मायने में बिजनेस तो यही था। आओ पास आओ, पास आओ, पूछो मुझसे, बिजनेस क्या था? यही बिजनेस था, यही बिजनेस था, यही बिजनेस था माय डियर फ्रेंड, यही बिजनेस था। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे एथिक्स के साथ में काम किया, टाइमली लोगों को पेमेंट की, सही क्वालिटी का बढ़िया गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, अपना ब्रांड कमाया, अपना नाम कमाया। अब आपका बिजनेस कैश रिच है। हम पता नहीं कहाँ बिजी है कि सस्ता खरीद महंगा बेच, जो मर्जी जुगाड़ तुगाड़ लगा, जैसे मर्जी कर। बिजनेस का मतलब है टिक्कियां बनाओ, टिक्कियां बना के पेल दो उसको, बस किसी तरीके से। केले खरीदो, केले का ट्रक खरीदो, कैसे भी पेल दो सामने वाले को। कुछ भी रॉ मटेरियल खरीदो, लकड़ी खरीदो, सस्ती महंगी कच्ची पक्की कहीं से भी जंगलों से लकड़ी लाओ, लकड़ी को हल्का फुल्का पॉलिश करो और बेच दो। डाइस बनाओ, मोल्ड बनाओ, जैसा मर्जी मोल्ड बनाओ, चले ना चले, खसमान खाए, उसके सर पे मारो और बेच दो। क्या ये बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है ये। बिजनेस है कि आप सामने वाले की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, पूरे दिल जान से पैशन के साथ में सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो। उसको केले चाहिए थे तो आपने बढ़िया क्वालिटी के सही केले सही टाइम पर ताजे राइट टाइम पर उसको प्रेजेंट किए, जो कि उसके काम आए। अगर वो नहीं काम आए, गल गए, तो आपने रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से वापस भी ले लिए। सब कुछ किया आपने, अपने बिजनेस एथिक्स के साथ में काम किया, वो बिजनेस था। तो ऐसा करते 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 आपका ब्रांड बन रहा है, आपकी गुडविल बन रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है। और एक समय ऐसा आ गया है कि 100 ट्रक मटेरियल आपकी फैक्ट्री में खड़ा हो जाता है।
कहते हैं यूज कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आ जाएगी 90 डेज में, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उस मटेरियल को प्रोसेस करके प्रॉब्लम दुनिया की सोल्व कर रहे हो और प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बन गया कैश रिच बिजनेस। अब बताओ, अब बताओ, चाहिए क्या ओडीसीसी, चाहिए क्या टर्म लोन? जितने भी सक्सेसफुल फॉर्च्यून 500 बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप इतना गर्व करते हो, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, क्या उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई? अब आप कहोगे क्रेडिबिलिटी इज द बिजनेस, नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट माय डियर फ्रेंड, क्रेडिबिलिटी इज द बिजनेस। विवेक शाह जी कह रहे हैं व्हेन वी वर्क विद बिग कंपनी लाइक जिंदल और रिलायंस देन यू डोंट गिव क्रेडिट। वो नहीं दे रहे ना क्रेडिट, वो नहीं दे रहे ना क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने क्रेडिबिलिटी कमा ली है अपनी। अब वो फास्ट ट्रैक के अंदर चले गए। इसका मतलब है कि आप न्यू वेंडर डेवलपमेंट के द्वारा, आप न्यू कस्टमर डेवलपमेंट के द्वारा, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी मार्केट है, अपनी दुनिया क्रिएट करो ना। जैसे रिलायंस ने नाम लिखा आपने, जिंदल का नाम लिखा आपने, तो रिलायंस की तरह और जिंदल की तरह हम भी अपना यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, हम अपना यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। हम बन रहे हैं जिंदल, हम बन रहे हैं रिलायंस, हम बन रहे हैं बड़ी कंपनी। यस, हम बन रहे हैं बड़ी कंपनी। इसका मतलब ये है कि विवेक जी आपने कहा कि चाहे हमारी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है लेकिन उनको उधारी नहीं दे पा रहे, तो वो आपका आइडियल कस्टमर है ही नहीं। कोई बड़ी कंपनी है तो जरूरी थोड़ी है कि वो आपका आइडियल कस्टमर है। भाई आप देखो, अपने आइडियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। क्या वो एमएसएमई है, क्या वो एसएमई है, क्या वो लार्ज एसएमई है, क्या वो कॉर्पोरेट है, क्या वो हाउसवाइफ है, क्या वो कौन है कस्टमर आपका? कौन है कस्टमर? कॉर्पोरेट है, बी है, कि या आपने नई नीड जनरेट करके कस्टमर पैदा करना है? इसका मतलब है खेल तो रूल के हिसाब से चलेगा। लो, अपना यूनिवर्स क्रिएट करना है विवेक शाह जी, अपना यूनिवर्स हमने क्रिएट करना है। इसी को कहते हैं बिजनेस। यही बिजनेस है। दिस इज लाइफ, दिस इज बिजनेस। यस, मैक्सिमम वेंडर क्रेडिट अवेल हम करते हैं परचेज ऑर्डर सिस्टम के द्वारा। जैसे बल्क डील दे दी उसको कि ठीक है जी, आप हमारी सप्लाई का मेजर पोर्शन हमें सप्लाई करो, लेकिन पेमेंट टर्म भैया 90 दिन की रहेगी, ठीक है? ऑर्डर आपको देंगे, मिनी ऑर्डर देंगे आपको 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, लेकिन पेमेंट टर्म फिर हमें हमारे हिसाब से चाहिए। रेट तो चलो जो हो गए हैं। तो यानी कि इफेक्टिव परचेज ऑर्डर सिस्टम हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, जहां पर मैक्सिमम वेंडर क्रेडिट अवेल कर रहे हैं। वेंडर क्रेडिट टर्म्स और लिमिट कहाँ डाल दी हमने? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि वहां से एजिंग रिपोर्ट जनरेट हो सके। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन होगा सारा का सारा, नोट कर लो आप। और ऑनलाइन पेमेंट जो हम पे करते हैं ना, वो ऑनलाइन पेमेंट अप्रूवल सिस्टम, यानी कि मेकर और चेकर फॉलो करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया कि मेकर ने ऑनलाइन सारी डिटेल चढ़ा दी, चाहे ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से चढ़े चाहे मैन्युअली चले, मेकर ने चढ़ा दी। अब चेकर सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के तो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करेगा, यानी कि फाइनली पेमेंट ट्रांसफर होने से पहले फाइनेंशियल कंट्रोलर उसको देखने वाला है। 26, वी नेवर यूज शॉर्ट टर्म मनी। बैंक ओडीसीसी को हमने लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स एसेट में यूज कर दिया। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। यानी कि शॉर्ट टर्म जो पैसा था ना, जो कस्टमर से आया था या ओडीसीसी था, वो तो आगे वेंडर को पेमेंट करने के लिए था। अगर उसके लिए हमने प्लॉट खरीद के कर दिया तो बिजनेस के अंदर कैश की स्टारवेशन हो जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ में परचेज करना है। यानी कि आपने मशीन परचेज की तो लोन अगेंस्ट मशीन ले लिया जिसकी ईएमआई कर दी, अगर हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं थे। बैंक के पैसे को ऐसे ही कहीं भी कुछ भी एसेट खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो इज मेड एज पर द बिजनेस प्लान। भाई बिजनेस को रिक्वायरमेंट थी क्या? मानेसर के अंदर कोई प्लॉट मिल रहा था तो मैंने प्लॉट खरीद लिया। अब वो चाहिए नहीं चाहिए, कब चाहिए, मतलब मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल से ही खरीद लिया? नहीं। उसके लिए आप देखो कि आरओआई क्या आने वाली है, बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली है क्या, या इसको मैंने अपनी पर्सनल ग्रुप से मैंने पर्सनल टाई अप करके खरीदना है अपनी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। बिजनेस के ऊपर हर चीज का भार मत डाल दिया करो, बेचारा बिजनेस ना बोझ के तले दब के सवाई हो जाता है। तो एवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज मेड एज पर दी बिजनेस प्लान एंड आरओआई। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। पॉइंट नंबर 28, डायरेक्टर बिजनेस ओनर, यानी कि आप बिजनेस से जो पैसा विड्रा करेंगे ना,
सैलरी रेंट इंटरेस्ट से ऊपर का जो पैसा इस्तेमाल करते हैं। सैलरी रेंट इंटरेस्ट तो फिक्स डेट को मिल ही गए, इसके अलावा जो अचानक से आप पैसे निकाल लेते हो, अब नहीं मिलेंगे आपको पैसे अब नहीं मिलेंगे। आपको एक वाउचर देना है अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को कि मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे 8 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, उसको वेल इन एडवांस बता दो फाइनेंशियल कंट्रोलर को, तो वो कंपनी के अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ऐसे नहीं कि जब मर्जी फोन कर दिया, यार 32 लाख रुपए ट्रांसफर करना मेरे अकाउंट के अंदर, आप कोई प्रॉपर्टी की डील देकर आए थे। सारी की सारी बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो जाती है। तो ये रूल अब आपने फॉलो कर लिया। कोई एडहॉक ट्रांसफर नहीं करना, जस्ट फोन कर दिया बिजनेस ओनर ने कि इतने पैसे उस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। नहीं 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 नहीं, कोई एडवांस ट्रांसफर नहीं करना। जब भी किसी को पेमेंट करनी है तो पीओ सिस्टम होगा, भाई पीओ के हिसाब से एडवांस दो ना। अगर पीओ नहीं है, सामने वाले को देना है, तो परफॉर्मा इनवॉइस मंगवाओ पहले उससे, उसके बेसिस के ऊपर एडवांस पेमेंट करो, फिर उसके बाद पीओ रिलीज कर देना। यानी कि पीओ या परफॉर्मा इनवॉइस जो पार्टी आपको देगी उसके बेसिस पे एडवांस होगा, यानी कि रिटर्न में होगा। नहीं तो सस्पेंस अकाउंट खड़ा हो जाता है, नहीं तो फाइनेंशियल कंट्रोलर प्लानिंग ही नहीं कर पाता। वो कहेंगे हमारा बिजनेस ओनर ना पता नहीं क्या करता रहता है, अचानक से मैसेज भेज देंगे उसके अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफर कर दो, उसमें उतने कर दो। उसको किसी का भी फोन आएगा, कोई डराएगा धमकाएगा, कुछ भी करेगा, वो अपने अकाउंटेंट को पैसे कभी भी सुबह शाम दिन रात कभी भी महीने के 25 दिन पैसे ट्रांसफर करने के लिए फोन करता ही रहता है। और उसको लगता है बिजनेस ओनर को कि मैं इस तरह से एडॉक बेसिस पे पैसे ट्रांसफर करा के सामने वालों का मुंह चुप बंद करा के चुप करा के अच्छा बिजनेस कर रहा हूं। बेड़ा गर्क कर रहे हैं बिजनेस का एडॉक ट्रांसफर करते करते। नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। एनी पेमेंट टू बी मेड एज पर द पीओ सिस्टम और द परफॉर्मा इनवॉइस दैट यू रिसीव्ड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिशन डिपार्टमेंट, तो एडवांस उसको ट्रांसफर हो जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, देखो आपको जो एफडी बना के रखनी है ना, वो 6 महीने के एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस के बराबर की रखनी है। यानी कि कोई रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, टेलीफोन करना है, 100 तरह के खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर। तो उसको आप टोटल करो, मान लो वो 2 लाख रुपए है, इंटू 6 करो 12 लाख रुपए। द 12 लाख रुपए की एक सेपरेट एफडी आपके पास हमेशा पड़ी रहनी चाहिए, 6 महीने का वो रिजर्व है। नहीं तो मैंने कई बार देखा है कि कई बार ना, मतलब छोटे छोटे खर्चे देने के भी पैसे नहीं है, सारे पेमेंट वेंडर को कर दी। और वो बड़ा बुरा लगता है कि जब हम छोटी पेमेंट भी नहीं कर पाते और कंपनी में ना बड़ा नेगेटिव सा माहौल रहता है। नहीं करना। क्यों? जज्बातों के साथ में बिजनेस को रन कर रहे हो, जज्बातों के साथ में नहीं, रूल्स के साथ में करो। अपने बिजनेस प्लान में ये देखो कि बिजनेस प्लान के लिए मेरा टीवीसी का खर्चा अलग हो गया। टीवीसी मतलब कि वेंडर को पेमेंट करनी है। मार्केटिंग के खर्चे अलग प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे, फाइनेंस के खर्चे अपने अलग प्लानिंग के साथ चलेंगे, सैलरी आपने प्लान ऑलरेडी कर ली है। अब क्या बचा? एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस, वो जितने हैं ना आपके बिजनेस के अंदर, 6 से गुणा करके एफडी बना दो, रिजर्व रहेगा हमेशा बिजनेस में ना, बरकत रहेगी बरकत। यार बहुत पैसे हैं, वो चिंता नहीं है, वो कंपनी 6 महीने तक के सर्वाइवल के पैसे हैं, छोटे मोटे खर्चे तो वैसे ही पे कर देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। 31, मेक मोर मनी। क्या कहता है रूल ये? मेक मोर मनी एंड स्पेंड लेस देन इट एज ए मैटर ऑफ कैश रिच प्रैक्टिस। आते हमारे पास बाद में, खर्चा पहले हम डिसाइड कर लेते हैं ऐसे नहीं करना। मेक मोर मनी और उसमें से स्पेंड करो, जितनी चद्दर उतने पांव पसारो, लेकिन स्पीड बढ़ाओ, मल्टीपल करो, बिजनेस को स्केलेबल बनाओ। तो मेक मोर मनी रादर देन कि खर्चे ना, खर्चे बढ़ाने की बात पहले दिमाग में आ जाती है। पापा क्यों ना मार्केटिंग ऑफिस खोल ले गुड़गांवा के अंदर, बड़ी अच्छी जगह मैंने देखी है, बड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा। मार्केटिंग ऑफिस होगा, शीशे की बिल्डिंग होगी, बड़ा सुंदर बिजनेस होगा। बड़े बड़े कंपनी के हम बिजनेस हेड को बुलाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाएंगे। वहां का 22 लाख महीने का सिर्फ किराया है साइबर सिटी का, और वहां पर 1 करोड़ महीने का हमें सीओ मिल जाएगा। बस हम तो आराम से बिजनेस करेंगे, सारा काम तो मार्केटिंग ऑफिस से होगा, वो सेल करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो? ऐसे थोड़ी सोचते हैं। जब आपका इनफ्लो इंश्योर हो जाता है ना, इनफ्लो, उसके हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं, खर्चों के हिसाब से इनफ्लो नहीं होता। ये बड़ी डीप स्टेटमेंट है।
आप जो प्रॉब्लम मार्केट में सोल्व कर रहे हो, कितनी जल्दी सोल्व कर रहे हो, कितनी स्पीड से सोल्व कर रहे हो, उतना आपके पास इनफ्लो जनरेट होता चला जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली उस स्केलेबल मॉडल को बढ़ाते जाओ, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, उसके कंसिस्टेंटली अगर मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है कि कोई बड़ा सा ऑफिस किराए पर ले लेंगे और किसी सुपर सक्सेसफुल सीईओ को हायर कर लेंगे और वो आपके बिजनेस को चला देगा, बर्बाद कर देगा बिजनेस को वो। क्योंकि make more money and spend less than it as a matter of cash rich principle। अपना लो इसको। ऑल इनकम इज अकाउंटेड फॉर एंड बैंक्ड, मतलब क्या हुआ, कच्चा पक्का बंद। जो पैसे आते हैं पहले बैंक में जाते हैं, चाहे आपकी कैश में सेल होती है ना, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, चाहे आप कोई शॉप चला रहे हो, सारे दिन में जो बिक्री हुई, चाहे आप बेकरी चला रहे हो, उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैंक में जमा होना ही होना है। तो अगर आपको पैटी कैश के लिए भी पैसा चाहिए तो बैंक से विड्रॉ होगा सेपरेटली। ऑल इनकम इज अकाउंटेड फॉर एंड बैंक्ड, दिस इज द वेरी पावरफुल प्रिंसिपल। एक और कैश प्रेजेंस का प्रिंसिपल है। वी पे बिल बाय बिल, एडहॉक पेमेंट नहीं करनी, पार्ट पेमेंट नहीं करनी। बिल आया है उसकी फुल पेमेंट करनी है, सबसे पुराने बिल की पहले पेमेंट करनी है। जिंदगी में शांति, रिकंसिलिएशन का इशू ही हमेशा के लिए बंद हो गया। वी यूज बिजनेस क्रेडिट कार्ड टू ऑटोमेट, वर्ड देखो क्या है, टू ऑटोमेट पीरियोडिक रिस्क फ्री पेमेंट। देखो रिस्क, बिजली का बिल पे करना ही है, टेलीफोन का पे करना ही है, ऐसे और बड़े तरह के खर्चे हैं जो हर महीने पे करने ही होते हैं। हम बिल का इंतजार करते हैं, बिल नहीं आता, लेट हो जाता है, टेलीफोन कट जाता है, भुगतान न होने की वजह से आपका फोन होल्ड पर है। और ऐसा कैसे हो जाता है, बिजली के बिल के अंदर रेड बिल आ जाता है, क्यों आ जाता है भाई? बिजनेस के क्रेडिट कार्ड के अंदर ऑटोमेट कर दो, अपने आप बिल जनरेट होगा, ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाएगा। आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड की फिक्स डे को पेमेंट कर दिया करो, हो गया आसान। बड़ी सारी छोटी छोटी पेमेंटें हैं। इसके अलावा आपको बोनस पॉइंट भी मिलेंगे उस बिजनेस के क्रेडिट कार्ड के अंदर, एयर ट्रैवल फ्री हो जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट स्कीम्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करो। एंड पॉइंट नंबर 35, क्रेडिबिलिटी। Credibility of our company is our biggest money making machine, and we protect credibility of our company in every situation with effective cash flow management। इस रूल को याद रख लो, यानी कि मनी मेकिंग मशीन आपकी वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल के पीछे की जो इनविजिबल चीज है, जो सीक्रेट सोर्स है, जो मैजिक है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी हमेशा फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ में आती है, और कैश फ्लो के अंदर आप इसको इंश्योर कर रहे हो कि क्रेडिबिलिटी ऑफ अवर कंपनी इज अवर बिगेस्ट money making machine, and we protect credibility of our company in every situation with effective cash flow management। This is it my dear friend, these are the 35 rules। आप इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, मुझसे और दोबारा समझना है समझ लो। इस वीडियो को मैं जीएससी ऑनलाइन पे अपलोड कर रहा हूँ, उसको देख लो। क्यों कर रहा हूं मैं ये सेशन यहाँ का? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी बिजनेस और लाइफ ना कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में, कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में कैश रिच हो जाए। 20 इयर्स के अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैंने हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर के साथ में काम किया है, पर्सनली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी कैश फ्लो की प्लानिंग की है, और वो कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हैं जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की है। उन प्रिंसिपल्स को मैंने देखा है, वो सारे प्रिंसिपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रैक्टिकली जमीन के ऊपर मैंने काम किया है। अब आप एक काम करो, जैसे ऑनलाइन के ऊपर खुद भी जाओ। कैसे जाना है? साइट पे गए, वहां पर आपने JSAonline.in जैसे ही प्रेस करते हो तो ये वेबसाइट खुल जाती है। तो आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जानकार हैं, या जो JSA ऑनलाइन के सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनको बोलो कि JSA ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब कर लो। पहले 7 डेज तो मैंने फ्री ट्रायल दिया है। जैसे फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो मिल जाएगा उनको, ताकि उनकी लाइफ के अंदर कैश रिच बिजनेस जनरेट हो सके। एक बड़ा ही नॉमिनल सा टोकन अमाउंट मैंने इसके लिए रखा है, सो दैट कि ये ना स्प्रेड हो और सीरियस लोग इसके अंदर आए और जो रियली इसको इंप्लीमेंट करें। 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर आप पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा इसके सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन भी जीएससी ऑनलाइन के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको करो। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन नाउ। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं है तो आप लिखो कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। आप वो लिखते हुए इसमें से एग्जिट कर सकते हैं।
आप लिखो इसके अंदर आज का सेशन आपको कैसा लगा, हाउ वाज इट फॉर यू, डिड यू गेट द वैल्यू, इफ यू गेट द वैल्यू देन प्लीज टाइप वैल्यू, और या जो भी आपके माइंड में एक्सपीरियंस आ रहा है, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे मोटिवेट करता है। हर सैटरडे को एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आने के लिए डिटेल के अंदर। आज के टॉपिक की भी हम वीडियो डाल देंगे जीएससी ऑनलाइन पे, वहां पे आराम से देखना, उसको डाउनलोड करना, सब कुछ करना, यूट्यूब पे भी डालेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। तो your love is so important that it is driving me, it is taking me to the next level। आज इवन दो एक टेक्निकल ग्लिम्स आ गया था जिसकी वजह से ये सेशन एग्जैक्ट 5 पे नहीं स्टार्ट हो पाया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन द वे यू पार्टिसिपेटिंग, द वे यू वेटेड, द वे यू सपोर्टेड is just extraordinary। You are an amazing participant, human being, and super rich business owner the way you are proceeding further। So thank you very much everyone for participating। Thank you Sachin Bhatia ji, thank you Sunil ji, thank you Bharat ji, Aman ji, Arun ji for your valuable aspect, and Mr. Kundu ji, Mr. Patti, Aman Goyal ji, and everyone, thank you, have a great time ahead and enjoy the weekend। Thank you।